परवीन अपनी पत्नी माधवी और अपने 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। परवीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां माधवी और परवीन दोनों खेती बाड़ी कर अपना गुजारा चलाते थे। एक दिन परवीन अपने खेत में काम कर रहा था और माधवी उसके लिए खाना लेकर जाती है। माधवी पेड़ के नीचे खाना रखकर परवीन को पुकारती है। अजी आ जाइए, खाना खा लीजिए। हाँ आ गया, बस थोड़ा सा किनारे का काम रह गया है। माधवी परवीन के लिए खाना परोसती है और कहती है कि आप खाना खा लो, मैं वो काम कर देती हूँ। माधवी वहाँ जाकर काम करने लगती है। तभी उससे एक सांप को चोट लग जाती है और सांप उसे गुस्से में आकर काट लेता है। माधवी डर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर परवीन उसके पास आ जाता है और तभी वो वहाँ पर एक घायल सांप को जाते हुए देखता है। ये देख परवीन घबरा जाता है और आसपास के लोगों को पुकारता है। लोग परवीन की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और माधवी को गांव के वैद्य के पास ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही माधवी की मृत्यु हो जाती है। परवीन को माधवी के जाने का बहुत सदमा लगा था। परवीन के बच्चे उदास रहने लगे, ना ही ठीक से खाना खाते थे और ना ही बाहर खेलने जाते थे। उन्हें उदास देख परवीन भी चिंता में रहने लगा। तो गांव वाले उससे कहते हैं कि सुनो परवीन, माधवी के जाने का गम सबको है, पर एक बार अपने छोटे बच्चों की ओर देखो। उन्हें माँ की जरूरत है। हमारी मानो तो दूसरी शादी कर लो। उनका ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है कि नहीं? परवीन उनकी बातों पर गौर करता है और अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और कविता नाम की एक लड़की से शादी कर उसे अपने घर ले आता है, जो कि अपनी माँ और अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। कविता शुरू में बच्चों को बहुत प्यार करती है और धीरे धीरे बच्चे भी कविता को पसंद करने लगते हैं। ये सब देख परवीन बहुत खुश होता है। परवीन भी कविता से प्रेम करने लगता है। समय बीतता है। अब कविता को घर के कामकाज से घुटन होने लगती है और बच्चों से भी गलत व्यवहार करने लगती है। एक दिन मौका ढूंढ के परवीन से उसकी जमीन के कागज पर अंगूठा लेकर अपने नाम करवा लेती है जमीन। 2 दिन बाद कविता परवीन से कहती है, सुनिए, घर का सारा सामान खत्म हो गया है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से आती हूँ। कविता परवीन से पैसे लेकर जाती है और साथ ही जमीन के कागज भी थैले में छुपा लेती है। कविता एक सुनार की दुकान में जाकर उस जमीन के बदले अपने लिए आभूषण बनवाकर फरार हो जाती है और इधर परवीन के बच्चे कविता का इंतजार करते हैं और परवीन भी अपने खेतों से घर आ गया और वो बाहर बच्चों को देखकर कहता है, अरे बच्चों, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? माँ बाजार से अभी तक नहीं आई, हमें भूख लगी है। अच्छा बच्चों, आप घर में जाओ, मैं बाजार जाता हूँ और तुम्हारी माँ का पता लगाता हूँ। ये कहकर परवीन कविता को ढूंढने लग जाता है। इधर उधर भटकता है, रास्ते में जो भी मिलता उनसे पूछता है, लेकिन कहीं भी कविता का कुछ पता नहीं चलता। वो उदास होकर घर वापस आ जाता है। देखता है कि उसके बच्चे सो चुके थे। अगले दिन परवीन उठता है और सोचता है कि क्या पता कविता अपने मायके चली गई होगी, आज जाकर पता कर आता हूँ। जैसे ही परवीन घर से निकलता है तो उसका मित्र हरिया उससे मिलता है। हरिया परवीन से पूछता है कि अरे परवीन, तुमने अपनी जमीन बेच दी क्या? नहीं तो, तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे खेत में 2 आदमी जमीन का मुआयना करने आए हैं। ये सुनकर परवीन अपने खेत की ओर भागा और उसके पीछे हरिया भी भागा। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कविता ने उसकी जमीन बेचकर 2 लाख रुपए के आभूषण बनवा लिए। ये सुनते ही परवीन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो उदास मन से कहता है, हे भगवान, एक ही तो सहारा था मेरे रोजी रोटी का, अब क्या होगा? कैसे मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा? ये कहकर परवीन उदास मन से हरिया के साथ अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि उसके बच्चे घर के बाहर बैठ उसका इंतजार कर रहे थे। परवीन को देखकर उसके बच्चे उससे कहते हैं कि पिताजी, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे और माँ कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई?
परवीन बच्चों की बात सुन मन में सोचता है कि अब बच्चों को क्या बताऊं। अगर इन्हें इनकी माँ के बारे में बताया तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर भी परवीन कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नानी के घर गई है, नानी की तबीयत खराब है, ठीक होने के बाद वो आ जाएगी। तो पिताजी हम भी चले नानी के घर। हाँ बच्चों चलेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं, तुम भी कल से कुछ खाए नहीं हो। पिताजी आज हम राजमा चावल खाएंगे। परवीन राजमा चावल बनाता है और बच्चों के साथ खाने बैठता है। परवीन सोचता है कि कविता ने बहुत गलत किया, अब मेरे पास जमीन भी नहीं बची, अब मैं क्या काम करूँगा, कैसे घर चलेगा। ये सोच ही रहा था कि बाहर किसी की आवाज आती है। परवीन आवाज सुन बाहर जाता है और देखता है कि बाहर खड़ा एक बाबा परवीन से कहता है, कुछ खाने को मिलेगा बच्चा? हाँ बाबा आप बैठिए, अभी आपके लिए खाने को लाता हूँ। परवीन अपनी थाली बाबा को लाकर दे देता है। बाबा खाना खाते खाते परवीन को उदास देख पूछते हैं कि क्या हुआ बच्चा, तुम उदास क्यों लग रहे हो। परवीन बाबा को अपनी सारी कहानी बताते हुए कहता है कि मेरे पास मेरी जमीन ही थी जिससे मेरा घर चलता था, अब वो भी मेरे पास नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर शहर कमाने भी नहीं जा सकता। बाबा उसकी बात सुनकर उससे कहते हैं, बेटा तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तुमने ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, क्यों न तुम गाँव में राजमा चावल की ठेला लगा लो। इससे तुम अपने बच्चों से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। ये सुन परवीन खुश होता है और बाबा से कहता है कि धन्यवाद बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, आपने मेरी समस्या हल कर दी। मैं तुम्हें पहाड़ों के चमत्कारी जड़ी बूटी से बने मसाला देता हूँ, इसे खाने में डालना, भोजन और भी स्वादिष्ट बनेगा और बहुत ज्यादा कमाई होगी। ये कहकर बाबा परवीन को मसाले का पैकेट देता है और कहता है, इस मसाले को संभाल के रखना, ये कभी खत्म नहीं होगा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर बाबा जाने लगते हैं। अगले दिन परवीन बाजार में ठेला लेने जाता है और रास्ते में सभी को ये बताता है कि वो राजमा चावल बना के बेचने का काम करेगा। परवीन भगवान का नाम लेकर खाना बनाता है और खाने में उसी मसाले को डालता है। मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। परवीन खाना बना के गांव के बाजार में ले जाता है और वहीं पर बेचता है। कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं। उसका राजमा चावल खाने के बाद लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह परवीन भाई वाह, कितना स्वादिष्ट राजमा चावल बनाया, मजा ही आ गया। सच बताओ तो पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ परवीन भाई, आपके राजमा चावल की खुशबू तो और भूख बढ़ाती है। जल्दी से एक प्लेट दे दो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। परवीन के राजमा चावल की वाहवाही दूर दूर तक होने लगी। दूसरे गांव के लोग भी उसके राजमा चावल को खाने आने लगे। परवीन जितना भी राजमा चावल बनाता उसके हाथों हाथ बिकने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। परवीन भगवान को धन्यवाद करता हुआ कहता है कि भगवान तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद, आप पहाड़ वाले बाबा के रूप में आके मेरी सहायता की। परवीन के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपनी जमीन को छुड़ा लेता है। परवीन की अच्छी खासी कमाई को देख उसके दोस्त हरिया के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि परवीन की अच्छी कमाई हो रही है, क्यों ना मैं भी कुछ बेचूं। परवीन राजमा चावल बेचता है, मैं कड़ी चावल बेचूंगा, मैं भी अच्छा कमा लूंगा। हरिया भी परवीन के सामने कढ़ी चावल बेचना शुरू कर देता है। ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कम भाव में बेचता है। लोग उसके पास आते हैं और जैसे ही उसका कढ़ी चावल खाते हैं कहते हैं कि ओहो हरिया भाई, बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा, कितना बेस्वाद खाना बनाया है, लगता है नमक मसाला नहीं डाला है क्या। ये कहकर ग्राहक उसका खाना उसके ठेले पर बिना पैसे दिए ही छोड़कर चले आते और जाकर परवीन का राजमा चावल खाने लगते। हरिया के कढ़ी चावल ना बिकने से उसका बहुत नुकसान हो जाता है तो वो उदास होकर परवीन के पास जाता है और कहता है कि परवीन मुझे माफ करना, मुझे समझ आ गया किसी का नकल करके व्यापार नहीं किया जा सकता। मैंने भी सोचा कि मैं भी तुम्हारी तरह खाना बनाकर बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, लेकिन लोगों को मेरा खाना पसंद नहीं आया और मेरा इससे व्यापार में नुकसान हो। हरिया की बात सुन वो कहता है, भाई हरिया तुम परेशान मत हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम शाम को मेरे साथ मेरे घर चलना, तुम्हें कुछ बताऊंगा।
परवीन के राजमा चावल जल्दी ही बिक जाते हैं और हरिया उसके साथ उसके घर जाता है। घर पहुंचकर परवीन हरिया को बाबा वाली बात बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो मसाले देता हूँ, इसी को खाने में डालना तो तुम्हारा खाना भी स्वादिष्ट बनेगा और तुम्हारी भी कमाई अच्छी होगी। परवीन की बात सुन हरिया बहुत खुश होता है और परवीन को धन्यवाद कह के मसाला लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन उसी मसाले से कड़ी चावल बनाकर ले जाता है और उसकी भी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। समय बीतता है। एक दिन परवीन अपना ठेला लेकर घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में भिखारन दिखती है। उसे देख परवीन सोचता है कि क्यों न ये बचा हुआ खाना मैं उस भिखारन को दे दूं। एक प्लेट में खाना लेकर उसके पास जाता है परवीन और कहता है कि सुनो, ये लो खाना खा लो। उसकी बात सुन भिखारन डर जाती है और उसकी तरफ देखती है। उसे देख परवीन भी चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ ऐसी हालत में? वो भिखारन और कोई नहीं परवीन की पत्नी कविता थी, जो उसे देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो परवीन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अपनी माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारी जमीन को बेच दिया और उसके बाद मैं शहर चली गई थी और माँ की मृत्यु के बाद भैया भाभी ने सारा धन अपने कब्जे में लेकर मुझे घर से निकाल दिया। अपनी माँ के कर्मों की सजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ और इधर उधर भीख मांगकर अपने दिन काट रही हूँ। मुझे माफ कर दो परवीन। कविता की बात सुन परवीन के दिल में दया आ जाती है और वो कहता है, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है और तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आओ चलो घर चलते हैं, बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं। परवीन कविता के लिए बाजार से एक नई साड़ी लेकर आता है। उसके बाद दोनों साथ में घर जाते हैं। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे कविता के पास भाग कर आते हैं और कविता भी उन्हें प्यार से गले लगा लेती है। बच्चे कविता से कहते हैं कि माँ तुम कहाँ चली गई थी? आपको हम बहुत याद करते थे। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। परवीन और कविता अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।